साथी अनादि अग्रवाल को। अनादि, you may take over. Thank you, Janvi Didi. Good evening and namaskar to the guest of honor, Rajkumar Sharma ji and the entire team of Digital Valmela. Today I am going to tell you about the Digital Valmela 2021. The theme for the event is बच्चों की सरकार कैसी हो. Through this, we try to make kids aware about the systems and functioning of the government. Digital Valmela believes that children always bring a fresh perspective to the picture. Therefore, we have asked the kids to share their ideas and opinions about the government and issues they would like to resolve if they were a part of it. At the end, the child with the most influential idea will be given a chance to present them in a special seminar at the State Legislative Assembly in a special seminar conducted just for kids. Thank you. Thank you, Anadi. Sir, as our friend Anadi said, Digital Bal Mela is a kids team where kids do everything they want together. And let me tell you, इसका सारा काम हम सब मिलकर करते हैं. अब इस सत्र में मौजूद हमारी टीम आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है. इसीलिए आपके जीवन की कहानी सुनाने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारी साथी शैली शर्मा को. शैली, you may take over. जय श्री कृष्णा सर। प्रणाम सर। यह मैं मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि आज आपके विशाल और गौरवमय व्यक्तित्व के बारे में मुझे बोलने का मौका मिला। मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आप एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश की जनता से किया हुआ वादा पूरी ईमानदारी से निभाया। आप एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, अपने अच्छे व्यवहार के बल पर तीन बार लगातार नवरगत से जीत हासिल की। एक बार तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी शानदार जीत हासिल की। इतना ही नहीं बल्कि आप पहले ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्यों को करके दिखाया। आपके आवाज पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आप बहुत ही आत्मीयता से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समाधान भी करते हैं। आप अपने जन्म दिवस पर बहुत सारी जगह रक्तदान शिविर का भी आयोजन करते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह सेवा आसानी से पहुंच सके। आप एक साधारण किंतु समाज सेवा से हमेशा जुड़े रहने वाले परिवार से संबंध रखते हैं और आपने अपने दम पर अपने समर्पण भाव और कार्यकुशलता से राजनीति में एक बहुत ही खास पहचान बनाई है। बाल मेला के सभी बच्चे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपकी उपलब्धियों और व्यक्तित्व के बारे में बोलना तो सूर्य को दिया दिखाने के समान है। समाज में अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप में जो समर्पण भाव और सामाजिक दृष्टि है उसका कुछ अंश हम बच्चों में भी आ सके। हम भी कोशिश कर सके आपकी जैसे बनने की और अपने मेहनत के दम पर पूरी दुनिया पर छा सके। प्रणाम। Thank you. Wish you all the best, all of you. थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं। उन सबके सवालों को हम लेंगे, लेकिन पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप राजनीतिक अनुभव हमारे साथ साझा करें। थैंक यू सो मच। मैं सभी हमारे डिजिटल बाल मेला से जुड़े हुए जितने भी हमारे चैंपियंस मुझे दिख रहे हैं सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष तौर से मैं हमारी फ्यूचर सोसाइटी की श्रीमती मीना शर्मा जी को और उनकी प्यारी सी बिटिया हमारी परी जानवी को, जिन्होंने बहुत ही मतलब
छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो ये लिटिल चैप्स को जोड़कर और हम लोगों से जो इंटरेक्शन कराया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हम इन प्यारे प्यारे बच्चों के सामने मैं आज आया हूँ, और जो भी बच्चे मुझसे सवाल करेंगे, जो भी उनके मन में प्रश्न है, उनका मैं कोशिश करूंगा कि उनको संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि आज के बच्चे बिल्कुल कंप्यूटर से भी ज्यादा, जैसे हमारे समय कॉमिक्स चला करती थी चाचा चौधरी और साबू, तो चाचा चौधरी के समय में चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो आज के हमारे इस लिटिल चैम्प्स का जो दिमाग है ना, ब्रेन है, वो कंप्यूटर से भी तेज है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्चों को मैं संतुष्ट कर सकूं। जो बिटिया प्रज्ञा ने अभी मेरे बारे में जो बोला, बेटे मैं हम तो आपको इतना ही कह सकते हैं कि संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर ईमानदारी से हम लोग प्रयास करें तो जो आपने निर्धारित कर रखा है गोल कि हमें उस लक्ष्य तक जाना है, उस लक्ष्य तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। आप राजनीति को, आप लीडरशिप को, राजनीति को अलग कीजिएगा। आज लीडरशिप की आवश्यकता हर बच्चे को है। जरूरी नहीं है कि वो राजनीति मतलब चुनाव ही लड़े। अगर उसको बिजनेस में जाना है तो भी उसको लीडर, अच्छा लीडर होने की आवश्यकता है। और मैं कह रहा हूं कि घर के अंदर भी अगर परिवार में लीडर अच्छा है, परिवार के अंदर मुखिया है, उसमें लीडरशिप के गुण है, तो वो परिवार फैमिली अच्छी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे किसी ने दुकान कर रखी है, 5 दुकान है, कंपटीशन है वहां पे, लेकिन जो भी दुकानदार है उसको अगर लीडरशिप के गुण है तो सबको अट्रैक्ट अपनी तरफ करेगा, वो सब लोग उसकी तरफ चलेंगे। वो पहले कह देगा देखिए मेरे पास में आई इतनी सारी ये चीजें वो चीजें, यानी ये आम आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो हुनर जिसके पास है, वो बच्चा हमेशा आगे जाएगा, वो तरक्की करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता का, बड़ों का आदर करते हुए उनकी बात जरूर माने। ये जीवन का सबसे पहला लक्ष्य तो ये लीजिए, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हूँ, उनके संस्कार है। हम लोग गांव में पढ़े, उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ गए, और उसके बाद में छात्र हितों के लिए संघर्ष किया, और हमें छात्र छात्राओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना दिया। और जैसा अभी हमारे बारे में बोला गया, मैं कह सकता हूँ कि हमें, हमारे पीछे हजारों लोगों की तपस्या है, उनका सहयोग है। बिना सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। पता नहीं कितने छात्र छात्राओं ने हमारी मदद करके यूनिवर्सिटी पहुंचाया। तीसरी बार नवलगढ़ के 36 कौम के लोगों ने हमें विधायक बनाया। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तब पूरे राजस्थान के अंदर एक अच्छी योजना, देखिए लीक पे तो सब चलेंगे, जब बना हुआ रास्ता उस पर चलेंगे, लेकिन लीक हटके कोई आदमी चलेगा। जैसे हमारी जानवी ने छोटी सी उम्र के अंदर लीक से हटकर काम करने का शुरू किया, तो हमें खुशी होती है जब इनका हमारे पास कोई मैसेज आता है, हम उसको चारों तरफ प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं कि आज आप जैसे बच्चे इस बच्चे से कुछ सीख सकें। इसलिए आज का दिन आपका है, आपका समय आपका है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आप प्रश्न पूछे। मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का और हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का नाम रोशन करें। यही मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर, अब हमारे सभी साथी एक एक करके सवाल पूछेंगे और आपको ध्यान से सुनेंगे। साथियों, आपको याद है ना कि हमें बीच में नहीं बोलना है, अपनी बारी का इंतजार करना है और खुद को म्यूटेड रखना है। तो आज का सबसे पहला सवाल मैं लेती हूँ हमारे साथी रौनित जैन का। रौनित, यू मे टेक ओवर। नमस्कार सर, मैं रौनित और मैं आज के सत्र में आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो सर मेरा क्या ये सवाल है कि क्या एक नेता ही की वजह से राजनीति दल बड़ा बनता है या दोनों की मदद से राजनीति और नेता बड़े नहीं बनते? रोहित, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं थैंक यू भी करना चाहूंगा जानवी को और फ्यूचर सोसाइटी को कि इन्होंने अच्छा सब्जेक्ट ली। राजनीतिक दल बड़ा होता है या नेता? इस बात को आप यूं समझिए कि आप परिवार में हैं, परिवार में घर में रहते हैं, आप परिवार में हैं, परिवार
सदस्यों के बिना परिवार नहीं है, परिवार के बिना सदस्य नहीं है। यानी एक दूसरे के पूरक हैं। नेता के बिना पार्टी नहीं है, पार्टी के बिना नेता नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कोई ये समझे कि मैं पार्टी के बिना नेता बन जाऊंगा तो हो सकता है कि उसका कार्य क्षेत्र कोई छोटा हो, लेकिन अगर बड़े स्तर के ऊपर अगर उसको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए तो जिस प्रकार से फैमिली की आवश्यकता पड़ती है, परिवार की आवश्यकता पड़ती है उसको आगे बढ़ने के लिए, और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किसी घर के अंदर एक मुखिया की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से राजनीति के अंदर भी जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में कोई प्रिंसिपल अच्छे आ जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप कहते हो कि हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, अच्छा अनुशासन रखते हैं और स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से इसको रन कर रहे हैं। और कोई अगर प्रिंसिपल ये सोच ले कि ये स्कूल के मैं दूसरे स्कूल को जाऊंगा, ये संभव नहीं होता है। इसलिए राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे के पूरक है। न राजनीतिक दल बड़ा है न नेता बड़ा है, दोनों एक साथ जब मिलेंगे तब वो दल भी बड़ा होगा और नेता भी बड़ा होगा। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू रोहित जी सर, अगला सवाल हम लेते हैं हमारे साथी मनीष ढाका का। मनीष, यू मे टेक ओवर। सर आपको मेरा नमस्कार। मैं मनीष ढाका राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि सियासी गलियारों के चर्चित विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, आपने राजनीतिक करियर के साथ ही टैगलाइन थे महाका मैं थाका के लिए मशहूर हो। आप राजनीति पार्टी की वजह से नेता का वर्चस्व कायम होता है या फिर किसी एक नेता की वजह से पार्टी की शान होती है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? और वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां एक विशेष धर्म को लेकर वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप राजनीतिक में होते हुए आप कैसे देखते हैं? मनीष, थैंक यू सो मच। आपने एक शब्द बोला जो मेरा एक स्लोगन है और उसको मैं मेरी जीवन में भी अपनाता हूँ, थे माका मैं थाका। ये थे माका और मैं थाका का आप अर्थ समझ रहे हो ना? यस सर। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, हम एक दूसरे के हैं। ये शब्द है, एक अपनत्व लगे लोगों को। और सिर्फ ये स्लोगन नहीं है, इसको मैं जीवन के अंदर डाला हुआ है मैंने। मैं महसूस कराता हूँ कि जब किसी के सुख दुख के अंदर जब हम खड़े होते हैं तो उनको लगता है कि वास्तव में ये हमारे हैं, और जब हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है, हमारे साथियों की, हमारे लोगों की, तो वो हमारे साथ भी ऐसा खड़े हो जाते हैं। तब हमने नारा दिया कि थे माका मैं थाका। राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति अगर जातिवाद की बात करता है, धर्म की बात करता है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको पता होगा कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन के आता हूँ, चुनकर आता हूँ, वहां पे 36 कौम के लोग हमें वोट करते हैं, हमारे काम को, हमारी सेवा को। 8,000 हम जिस कुल में हमने जन्म लिया है उसके मात्र 8,000 10,000 मतदाता हैं, लेकिन मुझे सभी जातियां जैसे यज्ञ के अंदर सभी मिलकर आहुति देते हैं, सब लोग उसमें आहुतियां देते हैं, वैसे हर कास्ट के लोग हमारे काम को और हमारी सेवा को वो लोग वोट करते हैं। राजनीति के अंदर देखिए दो लोग चलाते हैं देश में, लोक सेवक और ये जनसेवक और लोक सेवक। ये दोनों लोगों को तो जब काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इंसान को इंसानियत के रूप में देखना चाहिए, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तुरंत प्रभाव से उसको रिलीफ देनी चाहिए। अगर जाति धर्म की बात करके कोई लोग वोट दे देते हैं या हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगते हैं, मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारत के संविधान का जब संविधान लिखा तो उसके अंदर इन्हीं सब चीजों को, इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए हमारा जो अखंड हिंदुस्तान है, हमारा अखंड जो हमारा भारत है, उसको मजबूती करने के लिए इन सब चीजों की कोई भी उसमें जगह नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि सब समान है, हम लोग सबको समानता से रहने का अधिकार है। इसलिए मैं मनीष आपके सवाल का यही जवाब देना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर या कोई सरकारी सेवा में या पत्रकारिता में किसी भी चीज में कोई व्यक्ति आता है, उसको इंसानियत का, मानवता का साथ देना चाहिए, बजाय जाति धर्म और इनकी बात करने के। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। The next question is going to be asked by Mahi Jain. Mahi, please ask your question.
नमस्कार सर, मैं माही जैन कुशलगढ़ से। यस राजनीतिक दल को सरकार और जनता की मध्य कड़ी क्यों कहा जाता है? सॉरी माई। राजनीतिक दल को सरकार और जनता की मध्य कड़ी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि बेटा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपना एक चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने रखता है और उस चुनावी घोषणा पत्र के अंदर वो ये वादा करता है जनता से कि अगर हमें जनता चुनकर हमारी सरकार, हमारी पार्टी की अगर सरकार बनाएगी तो हम ये काम करेंगे आपके वेलफेयर के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक जो बीच की कड़ी इसलिए कहते हैं कि फिर जब सरकार बन जाती है तो सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री हो या मंत्रीगण हो या विधायकगण हो अपने जनता के काम में लग जाते हैं, लेकिन अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो जो राजनीतिक दल है वो जो जनता को जो घोषणा पत्र के माध्यम से जो विश्वास दिला के आए, क्योंकि 5 साल बाद में उस राजनीतिक दल को फिर जनता के पास में वोट लेने के लिए जाना है, वापस समर्थन लेने के लिए जाना है। इसलिए ये इसलिए कहा जाता है कि वो चुनावी घोषणा पत्र जो जनता के सामने आपने, उसको आप गीता भी कह सकते हो, बाइबल भी कह सकते हो, कुरान भी कह सकते हो, एक तरह से वो मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, वो राजनीतिक दल जारी करते हैं जनता के बीच में और जनता को विश्वास दिलाते हैं। वो विश्वास टूट नहीं जाए इसलिए सरकार के बीच में और जनता के बीच में वो राजनीतिक दल इस बात की भूमिका निभाते हैं कि जो हमने वादा किया था जनता से उनको पूरा करना है और वो पूरा करवाते हैं। जी, अगला सवाल पूछेंगी हमारी साथी लुबना। लुबना, यू मे टेक ओवर। यस सर, माय क्वेश्चन इज दैट क्या आप इस बड़े स्टेज तक कैसे पहुंचे? बड़ा आप भी पहुंचोगे, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा और हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है। हम जब 12th क्लास में आए थे तब से हमने स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर संघर्ष सड़कों पे करना शुरू कर दिया था। आप देख लीजिए, उसके बाद लगातार जब कॉलेज प्रेसिडेंट रहे, फिर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे, लगातार लोगों के संपर्क में रहे और जो अभी मेरे बारे में जो उस बेटी ने बोला कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है, एक ऐसे व्यक्ति की मदद आप करते हो जो व्यक्ति खून के अभाव में अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो आप सोचिए कि उसको रक्त देकर उस व्यक्ति को अगर आप बचाने का प्रयास करेंगे, उसको बचा ले जाएंगे, तो उसकी कितनी उस परिवार की दुआ मिलेगी। कहने का मतलब पता नहीं आगे बढ़ने में कितने लोग सीढ़ी बनते हैं, सीढ़ियों के सारे आगे लेके जाते हैं। जैसे एक पेड़ को जब लगाते हैं, पौधे को जब हम लगाते हैं, तो उस पौधे के अंदर कोई व्यक्ति पानी डालता है, कोई खाद डालता है, कोई उनकी आवारा पशुओं से रक्षा करता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो पता नहीं कितने लोगों का उस पेड़ के अंदर योगदान होता है उसको बड़ा करने में। बड़ा होने के बाद के अंदर उस पे फल लगते हैं और फल लगने के बाद वो पेड़ क्या होता है, झुकने लग जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि संघर्ष के बाद में जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हो, तो उस संघर्ष के दिनों को याद करके आपको आगे पहुंचाने वाले जितने भी आपके लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी कुर्बानियों को आप याद रखते हुए अगर आगे काम करोगे तो आप झुकते हुए लोगों के सामने, लोगों को सर माथे पे रखते हुए और फिर उनके वेलफेयर के लिए काम करोगे। इसलिए हम जिस मुकाम पे आए बेटा, इसमें सिर्फ हमारी अकेले की मेहनत नहीं है, बहुत हजारों लाखों लोगों की मेहनत है, लेकिन हमने उनके विश्वास को, उनका विश्वास था कि हमारे लिए वो दिन रात भूखे प्यासे लगकर हमारी मदद की, हमको आगे बढ़ाया। उसमें कई लोग सामने होते हैं, कई पीछे होते हैं, तो आगे बढ़ने में बहुत जो भी लोग आपकी मदद करें, मैंने आपको शुरुआत कहाँ से किया, माता पिता से। माता पिता ने आपको जन्म दिया, तो सबसे पहले हमारे गुरु और सबसे पहले उनका एहसान मानकर फिर जीवन के अंदर जो भी अपने को मदद करता है उसको साथ लेके चलना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए। Now, Thank you, sir. The question is going to be asked by Pranjal Jain. सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सॉरी प्रांजल, आप अपना सवाल पूछो।
Chanvi, next me, please. साथियों प्लीज अपने आप को म्यूट करें ताकि हम आप सभी के सवाल बारी बारी से ले पाएं। सबसे पहले प्रांजल अपना सवाल पूछे और चिंता ना करें, सभी का सवाल लिया जाएगा। प्रांजल। दीदी मेरा कल भी Yes, नंबर प्रांजल। नहीं आया था। पार्टी अच्छे नेताओं से ही बनती है। तो सर मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बहुत से नेता सबसे पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हित ना मिलने पर पार्टी छोड़ देते हैं या दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या अपना अलग दल बना लेते हैं, ऐसा क्यों? बेटा इसको आप सिर्फ राजनीति से क्यों जोड़ते हो प्रांजल? आप सोचिए कि आप को किसी स्कूल में आप गए, अगर आपको वो स्कूल अच्छी नहीं लगी, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं है या आपको वहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चित रूप से चेंज करना चाहेंगे। ऐसे ही अगर आपने कोई सर्विस ज्वाइन की या आपने जैसे पत्रकारिता ज्वाइन की, आप एक किसी अखबार में काम करो या किसी टेलीविजन में काम करो, अगर उससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है या वहां पे अगर आपके स्वाभिमान के साथ कोई व्यक्ति स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, कई कारण होते हैं। जैसे मैंने अभी पार्टी बढ़ाया नेता, उसी हिसाब से कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ राजनीति में नहीं है, ये हर चीज में है। जैसे हम लोग छोटा सा घर में रहते हैं, फिर जब हमारे पास जब बड़ा घर की चाहत हो जाती है, फिर हम मेहनत करते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, बड़े छोटे घर को छोड़ के बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसके कई अलग अलग कारण होते हैं। कई किसी जॉब में होते हैं, बहुत से ऐसे आईएएस हैं जिन्होंने आईएएस यूपीएससी क्लियर किया, कलेक्टर भी रहे, लेकिन उसके बाद में रिजाइन देके और वो आईटी के क्षेत्र में चले गए। कई पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता की, उसके बाद के अंदर उन्होंने दूसरे कामों में चले गए, वो दूसरा बिजनेस में चले गए। कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, उस बिजनेस अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो बड़ा दूसरा बिजनेस करने की सोच सकता है। इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है, ये सब चीजों पे हम जिस भी समाज में रहते हैं, ये पूरा बेटा देश, ये प्लेटफॉर्म है, ये रंगमंच है। रंगमंच पे सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये जो जीवन है ना, ये रंगमंच है, एक तरह से सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए सिर्फ अकेले राजनीतिक दल से नहीं जोड़ना चाहिए, ये हर परिप्रेक्ष्य के अंदर फिट बैठता है कि जिस व्यक्ति को अलग प्लेटफॉर्म चाहिए, बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। कई अलग अलग कारण होते हैं जब वो व्यक्ति इस तरह का निर्णय लेता है। थैंक यू सर। डॉक्टर राजकुमार जी, आपसे अगला सवाल पूछेंगे अब हमारी साथी कल्पना चौधरी। कल्पना। यस, कैसे बनाई जाती है? जी नमस्ते सर। नमस्ते कल्पना। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि राजनीति में पार्टी कैसे बनाई जाती है? राजनीति में पार्टी कैसे बनाई जाती है? बेटा हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। उस समय महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश को आजाद कराने के लिए, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान के ऊपर शासन कर रहे थे, हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय हमारे तत्कालीन जो नेता थे, हमारे हिंदुस्तान के जो लोग थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का उस समय गठन किया और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उस समय ये पार्टी बनी। उसके बाद में धीरे धीरे दूसरी पार्टियों का गठन हुआ। जैसे कई संगठन है, उन्होंने मूल संगठन कुछ और है, फिर पार्टी का दूसरा नाम दे दिया गया। तो राजनीति में नहीं, मैंने आपको कहा ना कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जिस प्रकार से स्कूल का नाम रखा जाता है, जिस प्रकार से कोई बिजनेस करता है तो वो अपनी कंपनी बनाता है, वैसे ही ये लोकतंत्र के अंदर अगर हमें इलेक्शन लड़ना, उसके कई हैं। इंडिपेंडेंट भी आप लड़ सकते हो, आपकी पार्टी होती है, पार्टी भी नेशनल लेवल की पार्टी होती है, उसके बाद के अंदर आपकी स्टेट लेवल पे भी रीजनल पार्टियां भी होती हैं। जिस प्रकार से अभी ममता बनर्जी वहां चुनाव जीती है वेस्ट बंगाल में, उनकी वहां की लोकल तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, वहां पे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर पार्टी है। इसलिए ये पार्टियां का गठन होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग उद्देश्यों लेकर गठन होता है। अब मैं कर सकता हूँ दीदी? दीदी मेरी टर्न कब आएगी जानवी दीदी? मेरी टर्न। क्या मैं पूछ सकती हूँ? साथियों अगला सवाल पूछेंगे गुनगुन पांड्या।
उसके बाद आप सभी को मौका मिलेगा। गुनगुन, आप पूछिए अपना दीदी सवाल। गुड इवनिंग सर। हाय जानवी दीदी, मैं राजस्थान बांसवाड़ा से गुनगुन पंड्या हूँ और मेरा सवाल ये है कि संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच में क्या अंतर है और यह कैसे काम करती है? पार्डन बेटा, पार्डन, सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या वापस एक बार दोहराएंगे आपका सवाल गुनगुन? यस सर, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच में क्या अंतर है और ये कैसे काम करती है? जानवी प्लीज आप दोहराएंगे प्लीज, क्योंकि आवाज इस बच्ची की बिल्कुल आ नहीं रही हम तक। गुनगुन, क्या आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं? यस दीदी। जी प्लीज अपना सवाल दोहराएं। संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच में क्या अंतर है और यह कैसे काम करती है? संघीय सरकार अपना, अब देखिए संघीय ढांचा एक अलग चीज है, जहाँ अपने जो लोकतंत्र का जो अपना 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 संविधान अलग है लोकतंत्र के हिसाब से। जैसे रशिया को आपने देखा होगा, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन हमारे देश के अंदर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कोई अगर देश है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। तो संघीय ढांचा अलग चीज है, लोकतंत्र के हिसाब से जो हमारे देश के अंदर जो ये बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। वरना तो आने वाले समय में अगर लोग बाग, आपको पता है कि जब कई देश ऐसे हैं जहाँ पे राजाओं का राज आज भी है, वहां पे आप अपनी बात कहने की भी आजादी नहीं है। इसलिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जब आप बड़े होकर जब बाहर जाएंगे तब आपको हमारा जो प्यारा हिंदुस्तान है वो आपको, यहाँ की जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी कि एक आम आदमी के हाथ के अंदर एक ताकत होती है कि वो सरकार को बदल भी सकता है। अगर लगे जनता को कि ये हमारे हित का काम नहीं कर रही है, जनता की सुनाई नहीं करिए, तो 1 मिनट लगता है, 1 वोट से उसको हटा भी दिया जाता है। थैंक यू सर। मैं कर सकता हूँ अब जानवी दीदी? क्या मैं पूछ सकती हूँ? जानवी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अपने आपको म्यूट रखें ताकि हम आप सभी के सवाल ले सकें। तो किसी का सवाल नहीं ले पाएंगे। मनित सागर, हमारे साथी मनित सागर पूछेंगे अगला सवाल। मनित अपना सवाल पूछिए और प्लीज बाकी सब अपने आप को म्यूट रखें। मनित, क्या आप हमारे बीच मौजूद हैं? हमारी आवाज आप तक आ रही है? मनित अपना सवाल पूछिए। मैं पूछ सकती हूँ? जी, लगता है कि मनित का कुछ टेक्निकल इशू है, इसीलिए आप पूछिए। आवाज नहीं आ रही है। दीदी पूछे, मेरा नाम सुनीता है। दीदी हम पूछे क्या? हनुमानगढ़ जिले से हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि राजनीति दल का क्या अर्थ होता है और दल बड़ा होता है या नेता बड़ा होता है? बेटा हमने उसका बता दिया, एक दूसरे के पूरक है। ये एक दूसरे के पूरक है। नेता के नेता के बिना दल नहीं है। जैसे परिवार सदस्यों के बिना परिवार नहीं है। अगर आज स्कूल के अंदर अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल का एक ही है। तो एक दूसरे के पूरक है बेटा। ये तो एक दूसरे तो जानवी, नेता के बिना दल नहीं है, दल के बिना नेता नहीं है। दीदी अब मैं पूछ सकता हूँ? थैंक यू सर। मैं पूछ सकती हूँ? जी आप अपना सवाल पूछें। राजनीतिक दल अपनी जगह बड़ा होता है और राजनेता का जनता में अच्छी तरह पकड़ है या जनता से जुड़ा है तो वह किसी भी पार्टी से चुनाव जीत जाता है, जिसके उदाहरण आप खुद हो। 2013 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता ने आपको बिना जातिवाद किए आपको जिताया। इस पर आपके क्या विचार है सर? हमने आपको कहा ना कि हम तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी इंडिपेंडेंट ही बने थे। दोनों पार्टियां की जमानत जब्त हुई थी उस समय। कारण उसका देखो, मैंने आपको कहा, लेकिन जैसे निर्दलीय हम जीते
और उसके बाद हम निर्दलीय के रूप में विधानसभा में बैठे रहे, तो हम नवलगढ़ के लोगों का तो कर्ज चुकाने में लगे रहे, क्योंकि वो तो निश्चित रूप से उन्होंने इतना बड़ा इज्जत बख्शी कि हमारे काम को, हमारी सेवा को उन्होंने सम्मान दिया, इतना बड़ा राजनीतिक हमें जीवन दान दिया, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बड़े प्लेटफॉर्म की बात करना चाहता हूँ मैं, कि निर्दलीय जीते, हमने अकेला अपनी बात रखनी होती है निर्दलीय को, और अगर आप पार्टी के साथ में हो तो आपके साथ 50 लोगों का और समूह खड़ा हो जाता है। और आप किसी, जैसे आज हम कांग्रेस पार्टी से विधायक बने हैं, तो आज कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, तो हम जनता का ज्यादा काम करा पाएंगे। 5 साल हम भारतीय जनता पार्टी के शासन में निर्दलीय के रूप में हम विधायक रहे, तो हम उतना काम नहीं करा पाए। इसलिए हमने कहा ना कि जनता के सामने, जनता पार्टी को तो देखती है, लेकिन पार्टी का कैंडिडेट कौन है उसको भी देखती है, दोनों चीजें देखती है। लेकिन अगर वहां पे कोई इंडिपेंडेंट, अगर लड़का, कोई इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जो काम करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता का दिल जीतता है, उनकी सेवा करता है, तो उसका उदाहरण आप सच कह रहे हैं ना, कि हम जैसे हम लोग, मतलब हमारे जैसे लोगों को फिर आगे बढ़ाते हैं, वो काम करने वाले लोग। ललिता आप तैयार हो जाए, उसके बाद हम आपका सवाल लेंगे। मनित अपना सवाल पूछे और ललिता बाबू आप तैयार हो जाए, मनित के बाद हम आपका सवाल लेंगे। कौन दीदी, कौन? मनित सागर अपना सवाल पूछे और ललिता बाबर तैयार हो जाएं, उनके बाद हम आपका सवाल लेंगे। दीदी हमारा सवाल है नहीं, मनीष मेरा सवाल पारस। सभी का सवाल लेंगे और प्लीज अपने आप को म्यूटेड रखें। चार्ट में लिख दीजिए या अपना हाथ इस तरह रेज कीजिए, आप सभी का सवाल लिया जाएगा। बस अपने आप को म्यूटेड रखें। मनित आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। दीदी प्लीज गिव मी अ चांस। जी प्लीज इंतजार कीजिए। मनित अगर आप मीटिंग में मौजूद हैं तो अपना सवाल पूछें। कोई बात नहीं। ललिता बाबल आप सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मैं ललिता बाबल नागौर जिले से आपका इस डिजिटल पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर मैं राजनीति पर कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। हम भारत के युवा हैं, हम बदल सकते हैं इतिहास पुराना, हम इतिहास नया रच सकते हैं। हम भारत के युवा हैं, हम वो तूफान है जो राजनीति को नई परिभाषा देंगे, हम वो है जो देश को नया स्वरूप देंगे। सर मेरा आपसे सवाल है। सर मेरा आपसे सवाल है कि हम बच्चे राजनीति में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? सर हम तो वोट भी नहीं दे सकते। बेटा वोट का तो राइट है जो संविधान को दे रखा है कि आप 18 साल से पहले नहीं दे सकते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजनीति में योगदान, जैसे आपको बताऊं, आपको ताजुब करोगे कि हम जब पहला चुनाव लड़ रहे थे उस समय आप जैसे छोटे छोटे जो लिटिल चैंप्स थे उन्होंने अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को कहा कि राजकुमार भैया को वोट दो, वो काम करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराते हैं, हमारे लिए बाल मेला लगाते हैं। बच्चों का घर में जब माता पिता बात करते हैं राजनीति के मामले में, तो आपको पता है जब 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 क्षेत्र के अंदर आपके वहां पे विधानसभा में, आपके वार्ड में सब चीजें आपको ध्यान में रहती हैं, तो वो अपने माता पिता को आप लोग कह सकते हो। मैं तो उदाहरण हूँ, मुझे तो बच्चे तो नारा लगाते थे हमारे लिए कि छोटे छोटे बच्चे आप जितने की राजकुमार भाई लो, विधानसभा में जाए लो। आप सोचिए उनका वोट नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे पूरा चुनाव के अंदर वो हाईजैक करके रखते हैं पूरे चुनाव में। और एक कहावत है, मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए तो ये प्रैक्टिकल चीज है कि जिस नेता के लिए बच्चों ने नारा लगाना शुरू कर दिया तो उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि बच्चे जब भी घर में बच्चे नारा लगाएंगे जब घर के अंदर उनके माता पिता उसके बारे में, उसके काम के, उनके विकास के कार्यों के लिए पॉजिटिव बात रखते हैं। मंत्री भी बना हुआ सर। इसलिए जो बेटा आपने जो चंद लाइनें बोली है ना, ये इसको आप लोग इसको मजबूती से जीवन के अंदर डाल लेना अपने आप को। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है
उस और जमाना चलता है। इसलिए आज के बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर तो सब कुछ निर्भर है। जी सर। साथियों, अगला सवाल है हम हमारे साथी सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ अपना सवाल पूछे और साथियों प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। सिद्धार्थ अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो सर। हेलो। मैं हितार्थ बोला राजस्थान से। यस सिद्धार्थ, आप पूछिए बेटा। एक अच्छा नेता बन के मोदी जी के सामने खड़ा होकर स्पीच बोलना चाहता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। पड़ेगा तो आप नेता बन के भी स्पीच दे सकते हैं। आप आईएएस अफसर भी बन के सेना के अंदर आप कर्नल बन के भी दे सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन के भी दे सकते हैं, अच्छे आईटीआई बन के भी दे सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनकर भी आप दे सकते हैं। आज के बहुत ज्ञान संदेश के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कोरोना के। सॉरी सिद्धार्थ, जरूर सुनिएगा। ओके, आपने बनाए हैं? हाँ सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। ओके, हम जरूर देखेंगे। लेकिन मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। अरे हम आपसे मिलने आएंगे, ठीक है? और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगला आपको सवाल बहुत मेहनत पारस करनी पूछिए। पड़ेगी। अपना सवाल पूछिए पारस। आप कर सकते हो। please give me a chance. I have to leave the session. पारस, क्या हमारे साथ है? मेरा नाम पारस है, मैं हनुमानगढ़ जिले से हूँ। अब सभी को मौका मिलेगा। जी सर मेरा नाम पारस है, मैं हनुमानगढ़ जिले से हूँ और मैं 2 पंक्तियां गाना चाहता हूँ आपके स्वागत के। मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे हैं हमारे अतिथि इस डिजिटल बाल मेला की शान। सर आपका हमारे इस लाइव सेक्शन डिजिटल बाल मेला में आपका स्वागत है। मेरा आपसे सवाल है, युवा पीढ़ी की बढ़ती बेरोजगारी के लिए समाधान के लिए सरकार द्वारा योजनाएं धनरातन पर पूरी क्यों नहीं हो पाती? आपका बहुत अच्छा सवाल है। आज आपने समाचार पत्र भी पढ़े होंगे, आज मुख्यमंत्री जी ने भी रोजगार के मामले में काफी स्टेटमेंट दिए, क्योंकि कल कौशल दिवस था, कौशल विकास दिवस था। कल सीएम साहब ने पूरा दिन भर इसके ऊपर चर्चाएं की। देखिए, धरातल पर योजना आम आदमी तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसी हर सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो कोशिश करती है। लेकिन हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं। वो आम जनता का इन्वॉल्वमेंट अगर उसमें हो जाएगा, ईमानदारी से आम जनता अगर अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वो जो भी योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाएगा। आने वाले समय के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी, सबसे बड़ी चुनौती रहेगी हमारे देश के सामने। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान का जो दौर है, ये संक्रमण का दौर है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। अपना विल पावर मजबूत रखें। हर रात के बाद सवेरा होता है, वापस सूरज निकलेगा और हमारा देश और हम सब लोग वापस प्रगति की राह पर चल पड़ेंगे। मैं विश्वास के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें। धन्यवाद सर। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। रात की बात सवेरा होता है। साथियों, याद रखें कि हर बुरा समय बीत जाता है। सर, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आज के सत्र में और डिजिटल बाल मेला में देश के हर कोने से बच्चे जुड़े हैं। सर, प्लीज हमें बताएं कि आपकी जीत में बच्चों की क्या भूमिका रही है? सॉरी जानवी, सॉरी। क्या मैं जानवी प्लीज। मैं बोल सकता हूँ दीदी, हमने इतने सारे दिनों से एक भी मौका मिलेगा, अपने आप को म्यूटेड रखें, नहीं तो हम किसी के भी सवाल नहीं बताएंगे। जानवी बेटा, आपकी जीत में बच्चों की क्या भूमिका रही? हाथ को ऐसे खड़ा कर रखा है, इसको थोड़ा सा बोलो एक बार। हेमांग हाथ को ऐसे खड़ा करके बैठा हुआ है बहुत देर से। जी सर, हमारे साथी बहुत उत्सुक हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। हम सभी के सवाल लेते हैं।
लेकिन सर आप पहले बताएं कि आपकी जीत में बच्चों की क्या भूमिका रही? मेरी जीत में ना, मैंने आपको कहा ना कि जब हम तो हमारे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, हम एक शिक्षक के लड़के हैं, गांव से आए थे। तो वहां जब नवलगढ़ के अंदर जब काम करना शुरू किया, नवलगढ़ के अंदर काम करना शुरू किया, तो सबसे पहला सपोर्ट हमें बच्चों का मिला। और हमने जब काम किया, बच्चों के लिए एक्टिविटीज वहां पे की, उनके स्कूलों के अंदर प्रोग्राम्स में जाने लगे, तो उन बच्चों ने अपने घर पे जाके अपने माता पिता को, दादा दादी को हमारी पैरवी करी उन्होंने। मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो फेमस है ये बात, बहुत ये सब लोग बच्चे की जुबान पर है। मैं बच्चों को एफडी कहता हूँ, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट इसलिए कहता हूँ कि ये बच्चे शुरू से हमारे लिए वहां पे पॉजिटिव रखते हैं, हमारे प्रति हमारे लिए अच्छी राय रखते हैं, अपने घर पे हमारी पैरवी करते हैं। और हमने भी इनसे वादा किया था कि नवलगढ़ में साइंस पार्क आपके लिए लेके आऊंगा। आपको पता है बेटा, आप तो बहुत छोटे थे जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब आए थे यहाँ पे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। और बहुत बड़ी एक साइंस कांग्रेस हमने यहाँ पे कराई थी जयपुर के अंदर। एक अंतरराष्ट्रीय बाल मेला जब कराया था, बच्चों से इंटरेक्शन कराया गया उस मिसाइल मैन का। नवलगढ़ के अंदर भी हमने तीसरा साइंस पार्क की स्थापना करी। आज बच्चे जब वहां पे जाते हैं तो और ज्यादा वो उत्साहित हो जाते हैं और अपने घर वालों को फिर कहते हैं कि नहीं, वोट जो डालना है वो राजकुमार भैया को डालना है। इसलिए बच्चों का तो मेरे फिक्स डिपॉजिट है। जो बच्चे 2008 में मुझे चुनाव के लिए नारे लगाते थे, वो अभी 18 के अंदर वो वोट डालने का अधिकार मिल गया उनको। इसलिए वो जो फिक्स डिपॉजिट, जो एफडी बोलता हूँ, वो मेच्योर हो गई। इसलिए बच्चों की बेटा बहुत बड़ी भूमिका है हमारे को चुनाव जिताने के अंदर, हमारे कामों को घर के अंदर अपने माता पिता को बताने में। जी सर, जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके राजनीतिक जीवन में और आपकी जीत में बच्चों की भूमिका रही। हमारे उत्सुक साथी हेमांग चौधरी का सवाल ले लेते हैं। बहुत देर से हम देख रहे हैं कि वो अपना हाथ यूं खड़ा करके बैठे हैं। हेमांग, अब आपका सवाल खत्म हुआ, आप अपना सवाल पूछिए। उसके बाद मेरा। उसके बाद प्लीज जी, हेमांग के बाद हम हमारे साथी पीयूष गोयल का सवाल लेंगे, इसीलिए आप उसके बाद मेरा। मैं पूछ सकती हूँ जानवी दीदी? गुड इवनिंग सर। दीदी हमारे साथियों अपने आप को म्यूट करें और हेमांग अपना सवाल पूछे। हमारी टर्न कब आएगी दीदी, प्लीज बता दो। साथियों, अगर आप ऐसे करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो हम आपके सवाल नहीं ले पाएंगे। हेमांग प्लीज पूछिए। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज हेमांग पलसानिया, आई लिव इन जयपुर। आप बनकर कैसा लग रहा है? आपने जनता के लिए क्या क्या करा? अरे बेटा, हमने चिकित्सा, शिक्षा, जो रोड का काम था, हमने बताया, अभी साइंस पार्क खोला, काफी हर क्षेत्र के अंदर खूब विकास के कार्य किए। तभी तो जनता लगातार तीसरी बार चुनाव जिताती है। वरना आज के जमाने में अगर काम नहीं करोगे, व्यवहार अच्छा नहीं रखोगे, जनता से मिलोगे नहीं, तो जनता 2 दिन में अपना निर्णय व्यक्त कर देती है। इसलिए हमने बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा हो, बच्चे कैसे आगे बढ़ सके, वो सारा जितने भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए आम जनता के लिए, वो दी है। और जब हम मंत्री थे तब पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत अच्छी योजना लेके आए थे, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, कि पैसे वाला व्यक्ति तो कहीं भी इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब आदमी को इलाज कराने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, अपना ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं। और आप आश्चर्य करोगे कि ऐसे 8-7 जिले तो ऐसे थे उस समय की बेटा और बेटी दोनों बीमार पड़ जाए तो उनके माता पिता पहले बेटे का इलाज कराते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। तब हमने जो जानवी जी की जो मम्मी है श्रीमती बीना शर्मा जी, उन्होंने बहुत काम किया सामाजिक क्षेत्र के अंदर। जब हम हेल्थ मिनिस्टर थे तब पता नहीं कितने डिकॉय ऑपरेशंस किए, कितने ऐसे लोगों को पनिश किया जो लोग समाज के अंदर कंटक का काम कर रहे थे, जो बेटियों के खिलाफ काम करते थे।
उस समय आप सोचिए कि जब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चालू हो गई तो वो माता पिता का भी इलाज होने लग गया और बेटा और बेटी का भी इलाज होने लग गया। बहुत सारे काम हुए हैं और आने वाले समय में बहुत बड़े सपने हैं कि हम लोग प्रदेश की जनता के लिए, इस देश के लिए कुछ कर सकें। सर आपको तो राजस्थान का अगला सवाल लेते हैं हमारे साथी पीयूष गोयल का। पीयूष अपना सवाल पूछे। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज माइन। नमस्कार सर। अगला अतिथि देवो भव कहती है ये भारत की धरा। अतिथि देवो भव कहती है ये भारत की धरा स्वागत करके आपका निभा रहे हैं ये परंपरा। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा इस लाइव सेशन में। थैंक यू चैंपियन। सबसे पहले मैं आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल में दिल से जनता की मदद की, जनता के हितों के लिए कार्य किया, चाहे वह गरीब को राशन दिलवाने का कार्य हो या खाना उपलब्ध कराने निकले हुए लोगों को वापसी नौकरी दिलवाने का कार्य। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसी योजनाओं को चालू करना और भी कई राहत पैकेजेस अनाथ बच्चों के लिए और जो डॉक्टर जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई उनके लिए जो ऐलान किए गए इत्यादि सभी कार्यों के लिए मैं गहलोत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। मेरा सवाल यह है कि कई बार हम देखते हैं कि कई प्रदेश में जो विधायक हैं, नेता हैं, वह सत्ता की सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं, जो जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। तो ऐसे नेताओं विधायकों के बारे में आपकी क्या राय है जो जनता के साथ और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का कार्य कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे नेताओं के ऐसे मामलों पर सख्त कानून बनने चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? धन्यवाद। कानून भी बने, समय समय पर कानून भी बने हैं इन चीजों के खिलाफ, लेकिन जब जनता ने लोकतंत्र के अंदर किसी पार्टी को बहुमत दे दिया, उस चुनी हुई सरकार को गिराना वो एक तरह से लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है। मैं कह रहा हूँ कि जब 5 साल के लिए किसी को आपने चुन लिया, जनता ने चुन लिया, जब वो सरकार में आ गए तो उसको अगर अस्थिर करने का प्रयास करोगे तो उसमें नुकसान जनता का भी पूरा, सबसे ज्यादा जनता का नुकसान होना है, क्योंकि सरकार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी को या उस काम में पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर वही सारे लोग सपोर्ट करके, और अभी पिछले 5-7-10 सालों में तो ये बहुत ज्यादा ये परंपरा बढ़ गई है, मतलब बढ़ती जा रही है कि जिस प्रकार से धन बल का, जिस प्रकार से बाहुबल का, जिस प्रकार से ये षड्यंत्र रचकर चुनी हुई सरकारों को गिराना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। बेटा एक छोटा सा सवाल हो रहा है जानवी, मेरा थोड़ा सा समय लूंगा। विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है और विधान परिषद का गठन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है? पीयूष गोयल जी प्लीज अपना सवाल एक मिनट अगला सवाल हम लेते हैं हमारे बहुत देर से इंतजार कर रही साथी श्वेता खंडल का। श्वेता अपना सवाल। जय हिंद, जय राजस्थान सर। नेक्स्ट इज माइन जयंत गोयनका। जी जयंत गोयनका का सवाल हम अगला लेंगे, उससे पहले श्वेता खंडल अपना सवाल पूछे। मेरा साथियों अपने आप को म्यूट करें ताकि हम आपके सवाल अच्छे से ले सकें और सत्ता सबसे ज्यादा ले सके। चलिए श्वेता अपना सवाल पूछे। सर मैं ध्वनि खांडल गुवाहाटी असम से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि राजनीति में आपको अपने पिता से क्या सीखने के लिए मिला? मेरे पिताजी से है ना, पिताजी से। यस सर। मेरे पिताजी ने मुझे, जब मैं क्लास 3rd में था ना, 3rd स्टैंडर्ड में थे ना, उस समय 15 अगस्त पे, जब 15 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त को पता है क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। भारत आजाद हुआ था। देश आजाद हुआ था। भारत आजाद हुआ था। यस, तो 15 अगस्त को जब हम 3rd स्टैंडर्ड में थे, तब हमारे को देश के लिए स्पीच करवाया हमारे स्कूल में ले जाकर। 3री क्लास में हमने भाषण देना शुरू कर दिया कि देश को आजादी दिलाने में पता नहीं कितने युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पता नहीं कितनी माताओं की गोदें खाली हो गई, पता नहीं कितनी बहनों की कलाइयां अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए तरस गई, पता नहीं कितनी ऐसी महिलाएं थी जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया था। ये सब चीजें
हमने उस समय पिताजी ने हमें सिखाई और हमने तीसरी क्लास के अंदर पहला भाषण दिया हमारे गांव की स्कूल में, और उसके बाद लगातार लगते आगे और यहाँ तक आ गए। उनका जीवन में जन्म से लेकर आज तक पहुंचने में उनका सबसे बड़ा योगदान है मेरे पिताजी का, मेरे माता पिता का। वो उनका तो वो आदर्श के रूप में मानते हैं हम उनको, और हर बच्चों से कहना चाहूंगा कि माता पिता को आप आदर्श के रूप में मानिए, माता पिता की आज्ञा को मानिए, वो आपके शुभचिंतक हैं। जो बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा को मानेगा वो बच्चा हमेशा आगे तरक्की करेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जानवी, हम एक बात कहना चाहते हैं सभी लिटिल चैम्प से बेटा, 14 नवंबर को क्या है? 14 नवंबर को आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? विधानसभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी जी, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, केंद्र के अंदर भी मंत्री रहे हैं, क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं, क्रिकेट के भी ऑल इंडिया के वो उपाध्यक्ष रहे हैं। और आप लोग जब विधानसभा में आएंगे, हम आप लोगों का रेड कारपेट बिछाकर और जानवी की लीडरशिप में हम आपका वेलकम करने वाले हैं वहां पे, क्योंकि उस दिन हमारा जन्मदिन है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हमारा जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे एडवांस में सर। हैप्पी बर्थडे सर इन एडवांस। पूरे राजस्थान में रक्तदान शिविर लगते हैं, वो रक्त हजारों लोगों को जीवन बचाने में, इसलिए हम जन्मदिन मनाते हैं बेटा। सीपी जोशी जी ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। ताकि हम सत्र का आनंद ले सकें। सर, डिजिटल बाल मेला 2021 बच्चों की सरकार कैसी हो, आइडिया के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या कहना है? सर, आपको ये आइडिया कैसा लगा? जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और डिजिटल बाल मेला मैं कह रहा हूं बच्चों को प्लेटफॉर्म देना, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं सैल्यूट कर रहा हूं, सैल्यूट, और इसको आगे बढ़ाते रहिए। बहुत लोग, मुझे आज पता नहीं कितने लोगों ने 3-4 दिन से कह रहे हैं कि आप 16 तारीख को बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे। यस, मैं भी, मेरे में भी बहुत, और सच बताऊं क्या, मैं इस बाल सेना से हम डर रहे थे कि पता नहीं कैसे कैसे सवाल करेंगे, और हम अगर सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा। लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे इंटरेक्शन करके, कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों ने हमारे जानवी की लीडरशिप में इतना अच्छे सवाल किए, और हमने पूरी कोशिश की है। थैंक यू सर। संतुष्ट कर सकते। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। करें और हम आज का आखिरी सवाल लेते हैं हमारी साथी शैली का। शैली, प्लीज। आप मुझसे टर्न क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ दीदी। है आपकी उत्सुकता ज्यादा और समय बहुत कम है, इसीलिए हम आज का आखिरी सवाल लेते हैं हमारी साथी शैली का। शैली, प्लीज अपना सवाल पूछिए और बाकी सब अपने आप को म्यूटेड रखें। प्रणाम सर, मैं शैली शर्मा, गुवाहाटी, असम से। आपसे एक साधारण से एक सवाल पूछना है मेरे को। जब मैंने आपका इंट्रो पढ़ा था तब मैंने देखा कि आपने 3 बार लगातार चुनाव जीता था। तो फिर बाद में आपने, मतलब एक इंसान में क्या गुण होने चाहिए जिससे वो किसी का विश्वास जीत सके, जिस तरीके से आपने जीता था जनता का विश्वास। इसका सबसे पहले क्वेश्चन नहीं हुआ है, कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज माय जैन का कोई बात करें तो आपको ईमानदारी से नेक्स्ट इज माय जैन का एफर्ट्स आपको उनको लगना चाहिए कि ईमानदारी से हमारे लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, काम होता है। एफर्ट्स करोगे तो आपको काम भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी उसमें। सबसे पहले अपना व्यवहार, सबसे पहला व्यवहार, कि आप नेता हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर हो, एक ऐसे फील्ड है आपके पास ज्यादातर पीड़ित व्यक्ति आते हैं। अगर आप उनको हंस के उनकी समस्या को सुनकर उसका अगर समाधान करने की कोशिश करते हो तो व्यक्ति अपने आप को रिलीफ महसूस करता है। अगर हम उसके पीछे पड़ जाए, उसको डांटने लग जाए, तो वो बेचारा जो समस्या लेके आया था उससे ज्यादा और वो समस्या से हो जाए। तो सबसे पहला काम है कि हम जो कहें उस काम को करें। ऑनेस्टी रखना बहुत जरूरी है, और
किसी काम को अगर आपने हाथ में लिया है तो उस काम को पूरा करने के लिए ईमानदारी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर वाला ईश्वर है, वो आपकी मदद करेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर मैं जैन को सवाल पूछना चाहता हूँ। बच्चे आपसे यह सवाल है, आप अपने क्षेत्र में सबसे पहले विकास के लिए किन किन चीजों को सबसे पहले बढ़ावा देंगे, प्राथमिकता देंगे? साथियों प्लीज अपने आप को म्यूटेड रखें ताकि हम लास्ट सवाल है मेरा, बनाए रख सके। प्लीज लास्ट सवाल हम कर लेंगे, चिंता ना करें। सभी के जिनके सवाल लास्ट नहीं ले पाए प्लीज अपने आप को म्यूट करें। आज के सवाल हो चुके हैं। सर, आप बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपका जन्मदिन भी 14 नवंबर को आता है। उस दिन बच्चों की विधानसभा में हम आपको स्पेशली विश करेंगे। और अभी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सर। सर, हम बढ़ते हैं आज के लीडर की तरफ। सर, हमारे इन सत्रों में जो बच्चा हमारे मेहमान को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अपनी बातों से, अपने अंदाज से और अपनी प्रस्तुति से, उसे उस दिन का लीडर घोषित कर दिया जाता है हमारे गेस्ट के द्वारा। सर, आपके नजरिए से आज का लीडर कौन है? आप किसको आपका लीडर बनाना चाहते हैं? देखिए, ये प्रश्न तो जानवी आपने हमें मतलब आपने हमारे को तो फंसा दिया है, आपने फंसा दिया है हमें। ये हम सभी लिटिल चैम्प्स हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि ये सभी वो बच्चे हैं जिनमें प्रश्न पूछने की ललक है। कोई भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद कोई घबराहट नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, इनको आपने LIC जैसे लोगों को जोड़ा और ये इतना अच्छा काम जो कर रहे हो ना, तो मैं तो इनको सबको अच्छा लीडर की मैं तो बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर अच्छी लीडरशिप के साथ में अपना भविष्य बनाए। ये मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर, आज का लीडर हमारे इन ऑनलाइन सेशंस में बच्चों को मोटिवेट करने का एक पार्ट है। तो सर प्लीज बताइए ना कि आज का लीडर कौन है? इनमें से सब में से जी सर। बच्चे ने एक ने वो बेरोजगारी पे भी किया था। उस बच्चे का नाम मुझे इस पारस नाम है सर, मैंने बेरोजगारी पे किया था। इस बच्चे ने कई प्रश्न पूछे थे। उसने तो सरकार के बारे में पूछा था कि सरकार जो गिराने का प्रयास करते हैं। हिंदू मुस्लिम वाला क्या सर? 2 पंक्ति कही थी। हमने हिंट दे दिया बाकी बच्चों को हमारे साथ। बहुत शुभकामनाएं पीयूष, आप आज के लीडर बन गए हैं। थैंक यू जानवी। साथियों, सभी पीयूष के लिए तालियां जय राजस्थान सर, थैंक यू। डॉक्टर राजकुमार जिंदाबाद। समय हमें दिया और हमसे इतनी सारी बातें, इसीलिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रकट करने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारी साथी सर। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे इतनी सारी बातें की, इसीलिए मैं धन्यवाद प्रस्ताव प्रकट करने के लिए इनवाइट करती हूँ हमारी साथी लावण्या राठौर को। लावण्या। थैंक यू जानवी दीदी। नमस्ते सर, छत्तीसगढ़ की बात करें। आज का लीडर कौन है? छत्तीसगढ़ की बात करें, थाने शिक्षा की जानवी आज का लीडर कौन है? आ रहे हैं अब विकास। मैं हूँ भैया। के साथ मैं लावण्या राठौर पूरी डिजिटल बाल मेला टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सवालों का जवाब देकर हमारे मन में उत्साह बढ़ाया और हमारी पूरी बाल मेला टीम ये कामना करती है कि आप अपने जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुँचे, उच्चतम शिखर तक पहुँचे। पुनः आपका धन्यवाद। आप मंत्री भी बनोगे सर, मंत्री बनोगे। थैंक यू सर। दुआ कीजिए, ऑल द बेस्ट। सर, आपका बहुत बहुत आभार आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। जिनके सवाल हम आज नहीं ले पाए
चिंता ना कीजिए, आप सभी के सवाल हम कर लेंगे। बाय साथियों।